नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास चर्चा में। मैं हूं अजय मिश्र। G20 अध्यक्षता, भारत की बढ़ती ताकत, यह है आज हमारी चर्चा का विषय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद आज स्वदेश वापसी कर रहे हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर दुनिया भर के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अगले G20 सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। G20 बाली घोषणा पत्र भी आया। उसमें रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के मतभेदों की बात स्वीकार करते हुए कहा गया कि अधिकांश सदस्यों ने इसकी कड़ी निंदा की है। घोषणा पत्र के मुताबिक अधिकतर सदस्यों का यह कहना है कि यूक्रेन युद्ध भारी मानवीय पीड़ा का कारण बना है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदा कमजोरियों को बढ़ाया है। अधिकांश सदस्यों ने यह कहा कि यूक्रेन युद्ध से विकास बाधित हुआ है, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है और ऊर्जा और खाद्य असुरक्षा बढ़ी है। बाली घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को कायम रखना जरूरी है। इसमें सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने का भी आह्वान किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि भारत को प्रेसिडेंसी मिल गई है, अगले साल की अध्यक्षता मिल गई है G20 की, लेकिन इस पूरे दौरे से दुनिया को क्या मिला, देश को क्या मिला, यही हमारी चर्चा का विषय है। SR तयाल साहब, जो कि डिप्लोमेट रह चुके हैं, वरिष्ठ डिप्लोमेट, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं। बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जो कि साउथ एशियन एक्सपर्ट JNU के हैं, वो हमारे साथ इस वक्त वर्चुअली जुड़े हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब वक्त निकालने के लिए। इससे पहले कि हम इस चर्चा पर वापस आएँ, एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखाना चाहते हैं कि क्या कुछ बड़ी बातें रहीं इस पूरे 2 दिनों के शिखर सम्मेलन की, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी बाली में हुआ। और जब भारत को अध्यक्षता मिल गई है तो भारत की प्राथमिकताएं क्या होंगी और किस तरह से बाली घोषणा पत्र में भारत की धमक स्पष्ट तौर पर दिखाई दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं वाले इस समूह की अध्यक्षता मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन देते हुए कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और क्रिया उन्मुख होगी। हालांकि भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 का जिम्मा भारत ऐसे समय में ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनाव, आर्थिक मंदी और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और महामारी के दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है और समूची दुनिया G20 की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। ऐसे में वैश्विक चुनौतियों का मिलजुल कर समाधान निकालने का पीएम मोदी का आश्वासन आशा की किरण बन जाता है। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को मित्र देश बताते हुए G20 ट्रोइका के रूप में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। I am sure under the leadership of Prime Minister Modi, G20 will keep moving forward. As a friend of India and as a part of Troika, next year Indonesia is ready to support the success of India G20 presidency. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के लाभ को सर्वस्पर्शी और समावेशी बनाए जाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि विकास के लाभों को समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। G20 एजेंडा में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देनी होगी। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। यह प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 के आउटकम डॉक्यूमेंट में सतत विकास, जलवायु चुनौती के खिलाफ वित्त पोषण,
पोषक आहार और बहुउद्देशीय संस्थाओं में सुधार के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को समाहित किया गया है। India worked constructively and cooperated with Indonesia and others towards this goal. You will find that some of the key outcomes in the outcome document reflect the priorities and vision of Prime Minister. इसके अलावा G20 संयुक्त घोषणा वक्तव्य में हाल के यूक्रेन रूस संघर्ष की पृष्ठभूमि में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश आज का युग युद्ध का नहीं है को भी प्रमुखता से जगह दी गई है। इसे कूटनीतिक मंच पर भारत की बड़ी जीत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर एक द्विपक्षीय बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिए अपने बयान में कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है। In terms of Prime Minister Modi's leadership, he's definitely shown here at the summit that he has the ability to use his soft diplomacy skills for the greater good. He has been saying previously this is no time for war, and the fact that there is going to be a communique with that language in there is a diplomatic win, a massive, massive diplomatic win. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाली शिखर सम्मेलन के पहले ही सत्र के दौरान दुनिया के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने यूक्रेन में संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी पर वापसी की राह तलाशने का सुझाव दिया। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी कि भारत की ये कंसेंसुअल और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बाली समिट के आउटकम डॉक्यूमेंट को निर्धारित कर सकी और इसी अप्रोच को लेकर भारत अगले साल की अध्यक्षता में जाना चाहेगा और ये सफर बाली से दिल्ली का ये तय करेगा कि अगले एक साल का विश्व का इकोनॉमिक या आर्थिक एजेंडा क्या हो। कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, बाली। कोशिश की हमने कि इस 5 मिनट की रिपोर्ट में हम उन बड़ी बातों पर फोकस कर पाएं जो बाली के घोषणा पत्र से निकले, और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बाली से दिल्ली तक का जो सफर है वो किस तरह से एजेंडा तय करेगा पूरे वैश्विक स्तर पर, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हों या दूसरे राजनयिक और कूटनीतिक मुद्दे। लेकिन भारत अब वैश्विक एजेंडे की अगुवाई करता हुआ 1 साल तक जरूर नजर आएगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं। इस चर्चा पर हम एक तरह से शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। आर.एस. दयाल साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। घोषणा पत्र में भारत की आवाज बहुत स्पष्ट तरीके से, मुखर तरीके से सामने आई और अब ऐसा लगता है कि भारत वैश्विक मंच पर एक मजबूत आवाज बनता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत का जो G20 की चेयरमैनशिप का जो समय है वो किसी न किसी तरह से इस वातावरण में और जिस सब तरह की नई नई समस्याएं विश्व के सामने आ रही हैं उसके लिए बहुत ही सामयिक है। और भारत के अपना सोच है, अपना विचार है और अपनी एक पुरानी संस्कृति का हम गाइडेंस भी लेकर आते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा वसुधैव कुटुंबकम जो नारा होगा और उसमें 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये एक चीज़ है कि दुनिया के सब देश मिलजुल कर काम करें और अलग अलग काम ना करें। सबसे बड़ा संदेश तो ये है। दूसरा, जो इस समय इंडोनेशिया बाली समिट से निकला, तो सबसे बड़ा मैसेज वहाँ से कोऑपरेशन का निकला है कि सब देशों को साथ खड़ा रहना है और साथ कोऑपरेट करना है, तभी ये विश्व की समस्याएं, चाहे वो कोविड से प्रभावित आर्थिक नीतियां हों, मुद्दे हों, चाहे यूक्रेन से जो संघर्ष हो रहा है उसका असर बहुत खराब पड़ रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं लोग अब अगर कोल की तरफ वापस जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज पर भी पड़ रहा है। इस सब में भारत की नीतियां बड़ी क्लियर हैं और भारत का रास्ता हम केवल कहते नहीं हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, बार बार हमने तीनों स्टेटमेंट में कहा कि भारत ने करके दिखाया है, चाहे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, किस तरह हमारा आधी इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेशन वो रिन्यूएबल सोर्सेज से होगा। और तो एक लीडरशिप का रास्ता जो दूसरे देश भी उसको फॉलो कर सके, उसकी तरफ मैं समझता हूं कि बाली समिट ने एक बहुत अच्छा आधार रखा है, बिल्कुल एक फाउंडेशन जी। और इस आधार को हम विकासशील देशों की आवाज के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो ट्रॉइका है वो विकासशील देशों का है। प्रोफेसर साहब,
जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे जब शुरुआत हुई थी सम्मेलन की, आप हमारे कार्यक्रम में जब आए तो हमने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ये जो 3 मोर्चों पर हमने चर्चा शुरू की थी और प्रधानमंत्री ने जब अपनी बात ओपनिंग सेशन में रखी, वही घोषणा पत्र में भी स्पष्ट तौर पर उसकी छाप दिखाई देती है। एक तरफ तो जो युद्ध का मसला है, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, बहुत स्पष्ट तौर पर जो 4 नंबर का पैरा है उसमें यह बात आई। दूसरी बात, आगे चल के जो खाद की सप्लाई, खाद्य पदार्थों की सप्लाई, ऊर्जा की सप्लाई, यह सुनिश्चित करने पर भी यह घोषणा पत्र जोर देता है। देखिए, 2 बातें साफ है। पहली बात, मैं कहता हूं कि चुनौतियां हैं और चुनौती में अवसर तलाशना, ये भारत की संस्कृति में भी है कि ये एक अवसर है भारत के लिए कि आज भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। साथ ही साथ भारत SCO की भी अध्यक्षता है और UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी अध्यक्षता करेगा। तो एक तरीके से बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि जो लीडरशिप है वर्ल्ड की, वो और डिसीजन मेकिंग जो लीडरशिप रहेगी वो भारत की तरफ आती हुई नजर आ रही है। और ये भारत के लिए एक मौका है कि भारत ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज है, उनका एक लीडर के रूप में उभर के आए। 3 महत्वपूर्ण चुनौतियों की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडिकेट किया और G20 समिट में भी बात आई। पहली बात आई थी खाद्य सुरक्षा की बात, दूसरी थी जो ऊर्जा सुरक्षा की बात और तीसरा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप ये देखिए कि ये जो तीनों सुरक्षा है ये बेसिकली गैर परंपरागत सुरक्षा को इंडिकेट करता है और वहां पर जो इस पे छाया पड़ी हुई है वो परंपरागत जो सुरक्षा के खतरे हैं। खासकर उन्होंने जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उनकी छाया इन तीनों संकट पर, तीनों चुनौतियों पर बताई कि पहला पैंडेमिक से पूरा वर्ल्ड जूझा, आज वर्ल्ड जूझ रहा है रशिया और यूक्रेन से। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिकेट किया है कि युद्ध कोई भी चीज का समाधान नहीं है, शांति और डायलॉग डिप्लोमेसी के माध्यम से हम हर समाधान को कर सकते हैं। और भारत की ये रीति नीति भी रही है, चाहे वो UN में हो, चाहे नाम के टाइम में हो, कि हमको डिप्लोमेसी और डायलॉग्स को प्रमोट करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से बायलैटरल इश्यूज को और मल्टीलैटरल इश्यूज को का समाधान करना चाहिए, क्योंकि भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है। भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन विश्व शांति में रहा है, खासकर आप UN में कहेंगे तो डिफरेंट मिशंस में भारत कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब भारत के पास लीडरशिप का मौका है और इस लीडरशिप में भारत साबित कर सकता है कि पहली बात, भारत चाहता है कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि जब सबमिट होगा अगले साल भारत में तो उसमें 2-3 बातें भारत कर सकता है जो बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन की बात है कि जो क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन की जिस तरीके से वर्ल्ड न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, खतरे की चुनौती दे रहा है। तो दूसरे जो सोर्स हैं जिसमें सोलर एनर्जी, सिंगापुर के साथ उन्होंने बात की, जो रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी की बात की, सिंगापुर के साथ ये बात आई। तो जो पहला बात, दूसरी बात कि एनर्जी ट्रांजिशन के साथ साथ जो भारत में जो एक आतंकवाद का एक बहुत बड़ा दक्षिणी एशिया पे एक साया पड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि एक मौका होगा, हालांकि मंच है सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का, लेकिन सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर अगर कोई काली छाया है वो तो आतंकवाद की बहुत बड़ी काली छाया है। हम तो चाहते हैं ईरान के साथ व्यापार करना, हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद और जो रॉक स्टेट है वो अपनी गतिविधियां। तो आप कह रहे हैं कि जो आर्थिक मुद्दे हैं विश्व के सामने, उसके साथ साथ जो सुरक्षा का मुद्दा है वो भी भारत की प्राथमिकताओं में शामिल होगा। युद्ध वाली बात नहीं चलेगी, युद्ध वाली नहीं चलेगी। उसमें जो दूसरे जो तरीके हैं कि जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हो रहे हैं उनको भारत बखूबी उठा सकता है इन मंच के माध्यम से। बिल्कुल। दयाल साहब, अब आपसे समझना चाहिए कि भारत एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर अपने जो हार्ड एसेट्स हैं, जो निवेश की संभावनाएं हैं, या फिर जो हमारे जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उन पर, और एक उसका सॉफ्टवेयर साइड है जिसमें वो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है और अलग अलग तरीकों से पूरी दुनिया को एक मंच पर लाने की कोशिश करेगा। ये जो दोनों अप्रोच है भारत का, उसको आप अगले 1 साल तक आगे जाते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, भारत एक बहुत ही विशेष स्थिति में है। हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी हैं और डेवलपिंग कंट्री भी हैं। तो
विश्व में डेवलप्ड देशों और डेवलपिंग ग्लोबल साउथ जी, दोनों को हम अच्छी तरह समझते हैं और दोनों के क्या समस्याएं हैं और किस तरह पूरी मानव जाति, जो अब 8 बिलियन हो गई है इस समय हमारी विश्व की पॉपुलेशन, सबको साथ लेके आगे बढ़े, वो एक नीति है जिसको भारत फॉलो करेगा। और ये कैसे संभव होगा? जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशंस नहीं समर्थ है इस समय की जो समस्याएं हो, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, बहुत स्पष्ट तौर पे कहा, ये हिम्मत नहीं जुटाई कहने की। और तो हम जब भारत एक साल G20 का चेयरमैन रहेगा, मैं समझता हूँ, देखिए पहले ही बहुत काम हो चुका है इस पर, सेक्रेटेरिएट पहले ही काम करके, और किस रास्ते पर भारत आगे बढ़ेगा वो रास्ता पहले ही तैयार हो चुका है। और 1 दिसंबर से उस रास्ते पर और देशों को भी किस तरह ले जाया जाए, उनको कन्विंस किया जाए, उसका काम शुरू हो जाएगा। जिनको हमने बुलाया है, जी हाँ, 6 कंट्रीज हैं, उसमें सब बांग्लादेश भी है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है गैस कंट्रीज में, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE। पर मैं समझता हूँ कि जो मुद्दे हैं, देखिए एक प्रैक्टिकल, जो प्रधानमंत्री ने कहा एक्शन ओरिएंटेड, क्रिया उन्मुख, ये प्रधानमंत्री का अपनी एक छाप है। जैसे हमें याद है कि लुकीस पॉलिसी को उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया, तो हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस तरह कम इंटरेस्ट पर एक क्रेडिट मुहैया कराएं डेवलपिंग कंट्री को, बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दों पर आगे बढ़ने का प्रयत्न होगा और इससे बहुत आउटकम्स बहुत अच्छे निकलेंगे। जी प्रोफेसर साहब, अब हम ये जो जैसे घोषणा पत्र में भी, बाली घोषणा पत्र में भी इस बात की याद दिलाई गई विकसित देशों को कि साहब अगर आपको क्लाइमेट जस्टिस की बात करनी है तो केवल बात करने से नहीं होगा, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपको जो $100 बिलियन का प्रति वर्ष का एक कमिटमेंट था उसको पूरा करना, अभी तक एक भी इंच वहां पर बात आगे नहीं बढ़ी है। दयाल साहब कह रहे हैं कि आपको एक्शन जमीन पर दिखाना होगा, केवल बात करने से, डिक्लेरेशन करने से और साइन करने से कुछ हासिल पूरी दुनिया को नहीं होने जा रहा है। पर आपको लगता है क्या कि भारत कन्विंस कर पाएगा इन सभी पॉइंट्स को एक्शनेबल एक तरह से मुद्दों में ढालने के लिए, विकसित देशों को मना पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं एम्बेसडर साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो भारत की कूटनीतिक क्षमता है, जो हमारी बेसिकली जो फॉरेन सर्विस और डिप्लोमेटिक जो क्षमता है और मोदी जी का जो एक नेतृत्व है, उसमें भारत के पास में नेगोशिएट करने का, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो और या डेवलपिंग कंट्रीज हो, उनके साथ में क्षमता है, उनके साथ डायलॉग स्थापित करने का। और मैंने यही बात कही कि भारत के पास अब ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेने का एक अवसर मिला है। ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, भारत के अपने एम्बिशंस हैं, खासकर जब हम कहते हैं कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है। साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत बड़ा कॉपरेशन, जितना भी आप देखिए कि बायलैटरल टॉक हुआ है, चाहे वो यूके से हुआ हो, जर्मनी से हुआ हो, सिंगापुर से हुआ हो, किन मुद्दों पे बात हुई है? बात हुई है ट्रेड, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, यही सब, और क्लाइमेट चेंज, इन्हीं सब मुद्दों पर, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब मुद्दों पे बात हुई। तो बात कहीं ये आ रही है कि जो बड़े मुद्दे हैं वहां पर, जिस खासकर क्लाइमेट चेंज और ट्रेड का मुद्दा है, वहां पे साउथ के बीच में एक डायलॉग क्रिएट किया जाए। उसमें अगर आपको चाइना के साथ खड़ा होके वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ नेगोशिएट करना है तो करेंगे, निश्चित रूप से करना चाहिए, ताकि जो बर्डन है वो डेवलप कंट्रीज उसको बियर करें। और दूसरा जो कमिटमेंट किया है $100 बिलियन का, वो भी करें। दूसरा जो मुद्दा आपने निश्चित इंडिकेट किया अबाउट हेल्थ के बारे में, कि कहा कि भाई $31 बिलियन का एक पैंडेमिक फंड बनाया जाए, एक फंड बनाया जाए, ताकि जो पैंडेमिक आगे कभी पैंडेमिक आता है तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है अपने, उनकी मदद कर सके। और उसमें WHO का भी देखिए, वहां पे G20 में उनको भी इनवाइट किया गया, वो भी वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मैं कहने का मेरा साफ इंडिकेशन ये है कि भारत के पास नेतृत्व है और डिप्लोमेटिक क्षमता है, तो उसमें एक अच्छा लीडरशिप दे सकते हैं, एक अच्छी दिशा दे सकता है। चलिए, आपने बायलैटरल्स की याद दिलाई। अब मैं अपने दर्शकों को जो बायलैटरल्स हैं उस पर भी जो फोकस है, थोड़ा सा उस पर थोड़ा उस दिशा में मोड़ना चाहता हूं। तो आपको बताना चाहेंगे कि क्या कुछ बड़े बायलैटरल्स हुए और उसका क्या कुछ फोकस रहा। आइए अपनी रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो 45 घंटे का पूरा जो सफर रहा वो कितना जैम पैक्ड था और कैसे उन्होंने वक्त निकाला
इस पूरे सेशन 3 सेशंस में अपने इंटरवेंशन के आसपास भी उन्होंने वक्त निकाला महत्वपूर्ण अहम द्विपक्षीय वार्ता करने का। आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर बाली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, सतत विकास और आर्थिक सहयोग को बढ़ाए जाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के अपने समकक्ष के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग से हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों जैसे ग्रीन इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक और व्यापारिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती देने पर भी बात की। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ग्रीन और सतत विकास पर हाल ही में हुए साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। व्यापार, निवेश, रक्षा और इंफ्रा विकास के क्षेत्र के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बाली में भारत ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच भी द्विपक्षीय मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष एंथोनी अल्बानीज ने दोनों देशों के आपसी हितों के मुद्दे पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने समग्र रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने के अलावा शिक्षा, नवोन्मेष, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातों में एक और खास मुलाकात रही यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ। ऋषि सुनक ने हाल ही में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बाली में द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इससे पहले G20 के बाली शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्य देशों के अन्य नेताओं के साथ मैंग्रोव के जंगल का दौरा किया। इस दौरान मैंग्रोव के संरक्षण के साथ ही इंडोनेशिया में पारंपरिक तौर पर जल संरक्षण की विधि की भी जानकारी G20 समूह के नेताओं को दी गई। पारंपरिक तौर पर वहां जल संरक्षण की विधि को सुबक कहा जाता है। सभी आमंत्रित नेताओं ने मैंग्रोव का पौधा भी रोपा। दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती के बीच G20 ने पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश भी दिया। इंडोनेशिया द्वारा मैंग्रोव के इस विशेष जंगल में नए पौधों को तैयार करने की नर्सरी और पूरे इकोसिस्टम को समझा। नर्सरी में 63,000 पौधे तैयार करने की व्यवस्था है। इंडोनेशिया ने 2024 तक 6 लाख हेक्टेयर में मैंग्रोव विकसित करने का लक्ष्य रखा है। मैंग्रोव जंगल में ही एक मत्स्य तालाब भी मौजूद है जो कि 1300 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अरुण शर्मा के साथ अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल यह है कि एक तरफ तो भारत लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है, दूसरी तरफ चीन जैसे देश हैं जो इस बात पे थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं कि अंदर की बातचीत आपने मीडिया में क्यों बता दी। उसका कैसे समाधान निकलेगा? चीन जैसे मुश्किल देश को कैसे भारत ला पाएगा इन वैश्विक मंच पर? देखिए, चीन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो अगर विश्व को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ आगे बढ़ना है और सबको तरक्की करनी है तो चीन का उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। होगा जी। अभी हमने देखा कि यूक्रेन की वजह से किस तरह यूरोप, जो कि कभी सोचा नहीं था कि वहाँ फिर लड़ाई होगी, वहाँ लड़ाई शुरू हो गई। इंडो पैसिफिक में इस समय टेंशन बढ़ रहा है और ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनी रहे। उसमें इस समय खतरा किसके पास कहाँ से आ रहा है? वो चीन के साथ से आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि चीन के साथ सब लोग डायलॉग करें। प्रेसिडेंट बाइडेन भी चीन के राष्ट्रपति से मिले, हमारा भी प्रधानमंत्री ने भी उनसे ग्रीटिंग्स एक्सचेंज किए और हमारे विदेश मंत्री सब बात करते रहेंगे चीन से कि आप इसी रास्ते पर, ऐसे रास्ते पर चलिए कि इंडो पैसिफिक में और विश्व में जो इस समय शांतिपूर्ण वातावरण है वो डिस्टर्ब ना हो। और यही सबसे बड़ा मैसेज शायद भारत की तरफ से रहेगा। प्रोफेसर साहब, वक्त की कमी है, मेरे ख्याल से 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करें कि क्या कुछ एक बड़ा मैसेजिंग अगले 1 साल में आपको वैश्विक पटल पर दिखने जा रहा है जब ये अध्यक्षता भारत करेगा?
देखिए, पहली बात कि जो भारत का एक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, जो सॉफ्ट पावर का एक अपना एक छवि है, ये निश्चित रूप से एक वर्ल्ड को मैसेज देगा कि अगर कोई एक बड़ा एस्पेक्ट्स है तो दुनिया में, तो वो है लोकतांत्रिक समाज। जी, जी। और उसमें जिस तरीके से चीन जिस तरीके से गैर लोकतांत्रिक और रोग स्टेट्स को पनाह दे रहा है अपने चारों जी, तरफ पेरीफेरी जी, में, वो जी, जी। दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, म्यांमार हो, ईरान हो, पाकिस्तान में भी वो काफी हद तक जिस तरीके से आतंकवाद को प्रोटेक्शन देते हैं, उस तरीके का बादल जी, जी जी मुझे रोकना ये देश के लिए, ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर लिबरल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फोर्सेस को बढ़ाना, भारत को भी इसमें सक्रिय योगदान करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। वक्त के पास इतना ही है इस खास कार्यक्रम में। आप दोनों ही मेहमानों का धन्यवाद। लेकिन आगे है न्यूज नाइट और देश और दुनिया की जो तमाम खबरें हैं उस पर हमारी निगाह रहेगी। चर्चा में जरूर आप शामिल होइएगा। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।